साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल HSSC टारगेट 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हरियाणा के पिछले एग्जामों में आ चुके हैं। आज हम 700 प्लस क्वेश्चंस करेंगे कंप्यूटर के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा खालिस्तान को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। यह हमारा करता है डेटा के द्वारा। सही ऑप्शन रहेगा हमारा इसका डेटा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। यह हमारा किया जाता है CPU के द्वारा। और CPU की हमारी फुल फॉर्म रहेगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म रहेगी हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, ALU का पूरा नाम क्या है। ALU का पूरा नाम है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बी ऑप्शन सही रहेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, CPU इनमें से क्या है। CPU है एक हमारी चिप है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा हमारा डी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं। ये कहते हैं हम CPU को। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, CPU के ALU में क्या होते हैं। CPU के ALU में होते हैं, ये होते हैं हमारे रजिस्टर होते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाग का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा किया जाता है ALU का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें अर्थमेटिक प्रोग्राम होते हैं जिसके द्वारा हम गणना करते हैं। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ये हमारा होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या करता है, डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ये हमारा करता है प्रोसेसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्कर में खालिस्तान शामिल होते हैं। इसमें होते हैं हमारे इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग में कौन कौन से भाग लेते हैं। इनपुट प्रोसेस, पहले इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेस होता है, उसके बाद आती है आउटपुट। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रोसेसर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। ALU है, CU है और रजिस्टर है। तो इसका रहेगा हमारा ए ऑप्शन, ALU, CU और रजिस्टर। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। ये हमारा करता है कंट्रोल यूनिट। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा हमारा बी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कंट्रोल यूनिट IP यूनिट से डेटा को ग्रहण करके CPU में प्रोसेस करता है, और OP यूनिट क्या करता है, यूनिट तक पहुंचाता है। इस प्रकार कंट्रोल यूनिट IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, CPU में कंट्रोल मेमोरी तथा खालिस्तान यूनिट होती है। ये होती हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती हैं, अर्थमेटिक तथा लॉजिक यूनिट। इसका सही ऑप्शन रहेगा हमारा सी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, GIGO का पूरा नाम। ये हमारा गार्बेज इन गार्बेज आउट। GIGO का पूरा नाम है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो इसका हमारा सही ऑप्शन रहेगा बी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, GIGO शब्द किससे संबंधित है। ये है हमारा एक्यूरेसी से संबंधित है हमारा GIGO इसका। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, देखिए
कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस स्थान में होती है? ये होती है हमारी सीपीयू में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा इसका, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग ये इसका कंप्यूटर का कार्य नहीं है, और ये सभी कार्य कंप्यूटर के हैं। प्रोसेस करता है, कंट्रोल करता है और आउटपुट देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, कच्चे तथा खालिस्तान कच्चे तथा बताता है, जबकि खालिस्तान में डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ये डाटा, इसका ऑप्शन रहेगा हमारा बी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे खालिस्तान कहते हैं, उसे कहते हैं माइक्रोचिप या सीपीयू। तो इसका अर्थ ये रहेगा आंसर हमारा माइक्रोचिप। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रथम मशीन जिसका प्रयोग गणना के लिए किया गया था, ये थी हमारी एबेकस। एबेकस क्या था? दुनिया का प्रथम गणना यंत्र था, जो 13 BC में टी कॉर्मेन ने चीन में बनाया गया था। इससे गणना तारों में पिरोए मोतियों द्वारा की जाती थी। तो ये रहेगा हमारा एबेकस। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज ने इनमें से किसका निर्माण किया? चार्ल्स बेबेज ने किया था डिफरेंस इंजन का। चार्ल्स बेबेज ने किसका निर्माण किया था? ये किया था डिफरेंस इंजन का। और कब किया था? 1882 में। तथा इन्होंने 1833 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण भी किया था। 1833 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया, और बाद में इन्होंने मशीनों के मॉडल पर कंप्यूटर बनाए। इसलिए कंप्यूटर का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये कीबोर्ड की खोज से पूर्व कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए किसका प्रयोग होता था? ये होता था हमारा पंच कार्ड का। कीबोर्ड नहीं आया था उससे पहले किससे डाटा डालते थे? ये था पंच कार्ड। पंच कार्ड, इसकी खोज 1880 में हरमन होलेरिथ ने की थी। किसने की थी? 1880 में हरमन होलेरिथ। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, दुनिया का प्रथम फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था हमारा ये आईनैक। ये था हमारा आईनैक। इसके बाद इसकी खोज कब हुई थी? 1946 में। और किसने की थी? जे प्रेस्पर एक्ट तथा जॉन मोस्ले ने की थी। किसने की थी? जे प्रेस्पर एक्ट तथा जॉन मोस्ले ने की थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, व्यापारिक तौर पर उपलब्ध पहला कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? व्यापारिक तौर पर मार्क वन क्या है? व्यापारिक तौर पर उपलब्ध पहला कंप्यूटर। दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1942 में बना था, मार्क वन। और आईनैक क्या था? इलेक्ट्रॉनिक, इसकी आईनैक की फुल फॉर्म है हमारी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसकी फुल फॉर्म रहेगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका निर्माण 1946 में किया गया था। और यूनिवैक व्यापारिक तौर पर उपलब्ध प्रथम कंप्यूटर था। ये EDSA के ये क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर जिसमें स्टोर कार्ड प्रोग्राम कंसेप्ट का प्रयोग किया गया था। स्टोर फॉर्ड प्रोग्राम्स कंसेप्ट का प्रयोग किया गया था EDSAC में। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये है हमारा वॉन न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट में क्या
कहा गया था? वॉन न्यूमन स्टोर्ड प्रोग्राम में क्या कहा गया था? तो ये कहा गया था हमारा प्रोसेसिंग से पूर्व डाटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर रखना। प्रोसेसिंग से पूर्व डाटा को और निर्देशों को कंप्यूटर में क्या करना? स्टोर करना। इसके बाद रहेगा हमारा अगला क्वेश्चन, ये हमारा आईनैक में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया। आईनैक में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इस्तेमाल किसका किया गया था? ये किया गया था निर्वात नलियों का। निर्वात नलियों का इसमें प्रयोग किया गया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, ब्लेज पास्कल ने पास्कली नामक उपकरण का आविष्कार किया था। ब्लेज पास्कल ने पास्कली नामक उपकरण का प्रयोग कब किया था? ये किया था तो 1662 में। ब्लेज पास्कल ने का आविष्कार 1662 में मात्र 18 वर्ष की आयु में किया था। इनके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे और सहायता के लिए ताकि जोड़ आसानी से कर सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता IQ स्तर होता है, ये होता है हमारा 0, क्योंकि कंप्यूटर में कोई IQ लेवल नहीं होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर होने का श्रेय जाता है। ये कौन थे? प्रथम जिन्होंने प्रोग्राम बनाया था ये थे हमारे डेटा अगस्टा। और 1933 में चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिक इंजन के लिए प्रथम प्रोग्राम इन्होंने बनाया था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आएगा अगला, ये हमारा प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर ये किया था हमारा एच आइकन ने 1942 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, ABC कंप्यूटर किस वर्ष में बना था? ABC कंप्यूटर बना था ये 1937 में। किन्होंने बनाया था ये? तो इसकी फॉर्म एटनोसॉफ बेरी कंप्यूटर। ABC की फुल फॉर्म है क्या हमारी? एटनोसॉफ बेरी कंप्यूटर। ये बनाया था एटनोसॉफ तथा किलफर्ड बेरी ने। इसका निर्माण किसने किया था? एटनासॉफ्ट तथा किलबर्ट बेरी ने इसका निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, यह हमारा IC का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? IC का प्रयोग करने लगे थे हम तीसरी जनरेशन में हम इसका IC का प्रयोग करने लगे थे। IC की खोज किसने की थी? जैक किल्बी ने की थी तथा रॉबर्ट नॉइस ने की थी। जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नॉइस ने IC की खोज की थी और 1959 में इसका प्रयोग करने लगे थे। IC चिप का प्रयोग थर्ड जनरेशन में प्रयोग किया जाना लगा था। इसके बाद देखिए इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का नहीं है? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा नहीं है इसमें? ये हमारा पेंटियम कंप्यूटर ये कौन सी पीढ़ी का? ये हमारा 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। पेंटियम सही आंसर रहेगा हमारा पेंटियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया? दूसरी पीढ़ी में हमारा किया गया था ट्रांजिस्टर का। दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर की खोज कब हुई थी? ये हमारी हुई थी 1947 में। ये हमारी हुई थी 1947 में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? माइक्रो प्रोसेसर ये हमारी चौथी पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया था माइक्रो प्रोसेसर का। तो देखिए हमारा फर्स्ट पीढ़ी में कौन सा था? ये वॉल्व्स का प्रयोग किया गया था फर्स्ट पीढ़ी में। दूसरी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था और
ये हमारी चौथी पीढ़ी में कौन सा माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, और ये देखिए माइक्रो प्रोसेसर की खोज कब हुई थी, 1971 में हुई थी इसकी खोज। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का प्रयोग किया गया। 5वीं पीढ़ी में ये किया गया हमारा ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर का प्रयोग किया गया था हमारा 5वीं पीढ़ी में। और इनमें ट्रांजिस्टर की संख्या होती है 10 की पावर 5 से ज़्यादा, 10 की पावर 7 तक। इनमें बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर वगैरह ये लगे होते हैं वही। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहेगा हमारा, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में पहली बार इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया गया। इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर। इनपुट के लिए क्या, कीबोर्ड, और मॉनिटर, आउटपुट के लिए मॉनिटर। ये हमारा किया गया था 3rd जनरेशन में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी में आया था। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम ये आया था हमारा 2री पीढ़ी में। 2री पीढ़ी में क्या आया था, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, ये है हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जन्मदाता कौन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जन्मदाता हैं ये हमारे जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंप्यूटर इंसान की तरह सोच कर निर्णय लेने में सक्षम बना, जिससे शतरंज गेम हो गया वगैरह हो गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, आईसी बनाने में किसका प्रयोग होता है। आईसी किसकी बनती है, ये आईसी बनती है हमारी सिलिकॉन की। आईसी किसका प्रयोग, आईसी बनाने में किसका प्रयोग होता है, ये होता है सिलिकॉन का। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, वेरी लार्ज स्केल ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। अगला देखिए, VLSI तकनीक का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था। ये हमारा हुआ था 4थी पीढ़ी में, और 5वीं में हुआ था ULSI। ये हमारा हुआ था 4थी पीढ़ी में। 4थी पीढ़ी में VLSI का, और 5वीं पीढ़ी में ULSI का प्रयोग हुआ था 5वीं पीढ़ी में। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, ये मशीनी भाषा का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों द्वारा हुआ था। मशीनी भाषा का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ था। ये हुआ था हमारा पहली मशीनी भाषा का प्रयोग। मशीनी भाषा का प्रयोग हुआ था हमारी पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ था हमारा 5वीं पीढ़ी में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखिए रहेगा, ये हमारा, लैपटॉप इनमें से क्या है। लैपटॉप क्या है, एक माइक्रो कंप्यूटर है भाई। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा ए, माइक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप क्या है, लैपटॉप हमारा एक माइक्रो कंप्यूटर है। इसके बाद देखिए क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, ये रहेगा, कंप्यूटर की गति नापने की यूनिट कौन सी है। ये है हमारी MIPS। MIPS में कंप्यूटर की गति मापी जाती है, कितनी स्पीड से कंप्यूटर काम कर रहा है। MIPS का फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए हमारा रहेगा, ये
भारत में सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता, भारत में सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता हैं विजय पांडुरंग भाटकर। विजय पांडुरंग भाटकर। भारत में सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता किसको माना जाता है? यह है विजय पांडुरंग भाटकर। 1991 में भारत में पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था इन्होंने, परम 800। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, CDAC क्या है? CDAC है हमारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। CDAC क्या है हमारा? ये है एक संस्था है, ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। CDAC की स्थापना हुई थी हमारी 1988 में। कहाँ पे हुई थी? ये पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये हमारा भारत में नई कंप्यूटर पॉलिसी कब लागू की गई? भारत में नई कंप्यूटर पॉलिसी ये लागू हुई थी 1984 में हमारी, जिसके कारण भारत में IT कंपनी का ज़्यादा विस्तार हुआ था। इसके बाद देखिए सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापने की यूनिट कौन सी है? सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापने की यूनिट है FLOPS। अब से हमारा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। FLOPS से है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। भारत में सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि है ये हमारा, और इसकी स्पीड है 5.267 पेटाफ्लॉप्स तथा प्रत्यूष इसकी स्पीड है 6.8 पेटाफ्लॉप्स। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, ये हमारा भारत में बना पहला कंप्यूटर सिद्धांत किसने बनाया था? ये बनाया था हमारा ECIL ने। ECIL क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1967 में बनी थी ये कंपनी। भारत में पहला कंप्यूटर सिद्धांत बनाया था इन्होंने, ECIL ने। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, ये हमारा भारत में बना पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये हमारा परम 800। भारत में बना पहला सुपर कंप्यूटर परम 800, और इसके निर्माण में मुख्य योगदान था किसका? विजय पांडुरंग भाटकर का, जिन्हें भारत का सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है CDC 6600। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था ये CDC 6600। इसका निर्माण USA के सेमोर क्रे ने 1964 में किया था। CDC की फुल फॉर्म है कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। इसका निर्माण कहाँ पे हुआ था? USA में हुआ था 1964 में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? भारत में पहला कंप्यूटर लगाया गया था ये मेन पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में। कहाँ पे लगाया गया था भारत का पहला कंप्यूटर? मेन पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, और ये लगाया गया था हमारा 1986 में। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल 4004। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर है ये इंटेल 4004। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा हमारा अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? ये हमारा
इंटेल 4004। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, BARC द्वारा निर्मित तथा प्रयोग किया जाने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? BARC द्वारा ये किया जाता हमारा अनुपम। BARC क्या है? भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर। BARC की बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और ये कंप्यूटर का यूज़ कौन से कंप्यूटर का यूज़ होता है? अनुपम का। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा। ये हमारा दुनिया में सब सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? दुनिया में है ये हमारे रहेंगे सेमोर क्रे। इन्होंने बनाया था CDC 6600। दुनिया का पहला सब सुपर कंप्यूटर था। ये कब USA में बनाया गया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का सबसे तेज है सुमित दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ये बनाया गया है हमारा कहाँ पे? अब बनाए नवंबर 2020 में फुगाकू नाम से जापान ने दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बनाया है। सुबिट को IBM ने बनाया था और इसकी स्पीड 200 पेटाफ्लॉप्स थी। और फुगाकू सुमिट ने 3 से 3 गुना ज़्यादा अधिक स्पीड रहेगी उसकी फुगाकू की, जो जापान ने बनाया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, प्रत्यूष तथा मिहिर की स्पीड क्या है? प्रत्यूष तथा मिहिर की स्पीड है ये 6-7 पेटाफ्लॉप, 6 से 7 पेटाफ्लॉप्स इसकी स्पीड रहेगी। और ये प्रत्यूष और मिहिर क्या है? ये हमारे सुपर कंप्यूटर हैं इंडिया के। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, UNIVAC का अर्थ है? UNIVAC का अर्थ रहेगा यूनिवर्सल एटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का अर्थ है ये हमारा यूनिवर्सल एटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यूज़र आमतौर पर मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। यूज़र हैं जो आमतौर पर मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। ये करते हैं हमारा टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करने के लिए यूज़र टर्मिनल का प्रयोग करता है। टर्मिनल एक सिंपल कंप्यूटर होता है जिसे मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ये हमारा रहेगा फ्लॉपी डिस्क हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। इसके बाद अगला देखिए कौन सा, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा इसमें, MICR की फुल फॉर्म रहेगी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MIC की फुल फॉर्म हमारी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है इनमें? यह रहेगा हमारा माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग ध्वनि को इनपुट के रूप में ग्रहण करने के लिए किया जाता है, माइक्रोफोन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, कागज़ पर लिए गए प्रिंट खालिस्तान को कहते हैं? कागज़ पर लिए गए प्रिंट खालिस्तान को कहते हैं। ये हमारा रहेगा, इसका आंसर रहेगा हमारा हार्ड कॉपी। यदि कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंटेड फॉर्म में हो तो उस डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी कहेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा,
सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है हमारा लेजर प्रिंटर। और ये देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये क्या रहेगा हमारा? सर्वाधिक तेज करेक्टर प्रिंटर रहेगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, किस प्रिंटर में प्रिंटिंग का खर्च सबसे कम आता है? ये आता है हमारा डॉट मैट्रिक्स में। डॉट मैट्रिक्स में प्रिंटिंग का खर्च सबसे कम आता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रिंटर की स्पीड नापने की यूनिट कौन सी है? किसी प्रिंटर की स्पीड नापने की यूनिट कौन सी रहेगी हमारी? ये रहेगी हमारी पीपीएम, पेज पर मिनट। कितने पेज पर मिनट लिख रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, इसमें देखिए पेज पर मिनट और सीपीएस क्या होता है? कैरेक्टर पर सेकंड। और एलपीएस होता है इसमें लाइन्स पर सेकंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, इनमें से कौन सा प्रिंटर चित्र नहीं छाप सकता? कौन सा प्रिंटर चित्र नहीं छाप सकता भाई? ये देखिए ये होता है हमारा डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स केवल अक्षर ही छाप सकता है, क्योंकि इसमें प्रिंट हेड का प्रयोग किया जाता है जो केवल अक्षर छाप सकता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रिंटर की गुणवत्ता, किसी प्रिंटर की गुणवत्ता किस यूनिट द्वारा मापी जाती है? ये होती है हमारी डीपीआई द्वारा, डॉट पर इंच। गुणवत्ता मापने के लिए डॉट पर इंच होती है। स्पीड होती है पीपीएम द्वारा। स्पीड मापी जाती है पीपीएम द्वारा और गुणवत्ता मापनी हो तो डीपीआई, डॉट पर इंच। कोई प्रिंटर 1 इंच में जितनी ज़्यादा डॉट्स का प्रयोग करता है उस प्रिंटर की गुणवत्ता उतनी ज़्यादा होती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये हमारा कौन सा प्रिंटर सुपर मार्केटों में बिल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये सुपर मार्केटों में थर्मल प्रिंटर का यूज होता है। सुपर मार्केटों में बिल बनाने के लिए थर्मल प्रिंटर का यूज होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, ये रहेगा, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य सही है? तो देखिए कौन सा तथ्य सही है। रिजोल्यूशन के बढ़ने से पिक्चर क्वालिटी और अच्छी हो जाती है। रिजोल्यूशन का पिक्चर क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रिजोल्यूशन के घटने पर पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो जाती है। रिजोल्यूशन को पिक्चर पर इंच भी कहा जाता है। रेजोल्यूशन को पिक्चर पंच पर इंच भी कहा जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर रहेगा, रिजोल्यूशन के बढ़ने से पिक्चर क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ये हमारे फ़ोन वगैरह के कैमरा आते हैं उसमें ये रिजोल्यूशन पावर दी होती है ना, ये तो पिक्चर क्वालिटी बढ़ाने के लिए ही होती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहेगा, मॉनिटर के स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई। मॉनिटर के स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई होती है 1 पिक्सल। 1 पिक्सल 1 पिक्सल किसके बराबर होता है? 1/72 इंच के बराबर होता है। 1/72 इंच। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, मॉनिटर के साइज को मापा जाता है। मॉनिटर के साइज को किसके द्वारा मापा जाता है? मॉनिटर के साइज को डायगोनल जो इसके विकर्णों द्वारा मापा जाता है। मॉनिटर के साइज को किसके द्वारा मापा जाता है? डायगोनल द्वारा, या डायगोनल जो विकर्ण होते हैं इसके, उसके द्वारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? इम्पैक्ट प्रिंटर ये हमारा नहीं है। इंकजेट प्रिंटर ये हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, क्योंकि इसमें पेपर तथा प्रिंट हेड संपर्क में नहीं आते हैं। एक जेट द्वारा पेपर पर इंक का स्प्रे किया जाता है जिसके माध्यम से कागज़ पर प्रिंट जाते हैं। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, कौन सा है ये हमारा? ये रहेगा हमारा, निम्नलिखित कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस हमारा कौन सा रहेगा इसमें? ये रहेगा हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड की सहायता से हमें इनपुट डालते हैं।
ये प्रिंटर और मॉनिटर ये क्या हमारे, ये आउटपुट डिवाइस स्टोरेज डिवाइस हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, ये अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, ये हमारा निम्नलिखित कौन सा विकल्प कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है। ये हमारा नहीं है इसमें। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या नहीं है कि पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। क्योंकि पेरिफेरल डिवाइस क्यों क्या होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस वो डिवाइस हैं जो बाहर से कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। बाहर से जो कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है वो क्या होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा, साधारण कीबोर्ड व्यवस्था को लेआउट कहा जाता है। कौन सी कीबोर्ड व्यवस्था को लेआउट कहा जाता है, ये कहा जाता है हमारा ओवेर्टी को, QWERTY। ये QWERTY ये क्या है, ये कुंजियाँ हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मॉनिटर का प्रति सेकंड समय की वह संख्या इलेक्ट्रॉन गन स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सेल को स्कैन कर सके क्या कहलाती है। ये होती है हमारी रिफ्रेश दर, रिफ्रेश रेट। एक मॉनिटर का प्रति सेकंड समय की वह संख्या इलेक्ट्रॉन गन स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सेल को स्कैन कर सके उसे क्या कहते हैं, रिफ्रेश दर। रिफ्रेश दर बताती है कि एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन गन कितनी बार स्क्रीन को प्रत्येक पिक्सल को स्कैन कर नई इमेज बनाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये है हमारा अगला क्वेश्चन है, विषय की पहचान करें। विषय की पहचान करें, विषम, विषय की नहीं, ये विषम की पहचान करें। इनमें से कौन ओड है, ये हमारे कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, ये ओड है क्योंकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और ये मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर ये क्या है हमारे, ये हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर मॉनिटर के लिए इमेज जनरेट करता है। इमेज कौन सा जनरेट करता है हमारी, ये करता है वीडियो कार्ड। इमेज कौन जनरेट करेगा, वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड कंप्यूटर मॉनिटर के लिए इमेज जनरेट करता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है। ये हमारा रहेगा फिर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया कल ही। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, खालिस्तान के बीच की दूरी एक LCD प्रोजेक्टर पर प्रक्षेपित सामग्री के साइज को प्रभावित करती है। ये हमारा रहेगा, इसका आंसर रहेगा बी, प्रोजेक्टर और स्क्रीन के बीच की दूरी क्या है, प्रोजेक्टर और स्क्रीन के बीच की दूरी एक लेड प्रोजेक्टर पर प्रक्षेपित सामग्री के साइज को प्रभावित करती है। दोनों के बीच जितनी अधिक दूरी होगी प्रक्षेपित सामग्री का साइज उतना ही बड़ा होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यह रहेगा हमारा, साधारण सिग्नेचर। खालिस्तान साधारण सिग्नेचर का इलेक्ट्रॉनिक समतुल्य है जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा की प्रामाणिकता मुहैया कराता है। क्या करवाता है ये, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर साधारण सिग्नेचर का इलेक्ट्रॉनिक समतुल्य है जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा की प्रामाणिकता मुहैया कराता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, ये हमारा ICR में C किसको दर्शाता है। ये हमारा रहेगा इसका करेक्टर। हमने बताया था आपको MCI की फुल फॉर्म है, MCIR की फुल फॉर्म रहेगी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, C फॉर करेक्टर। इसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को क्या स्थान कहा जाता है? डिस्क जिसमें डलती है उसको क्या कहते हैं? डिस्क ड्राइव बोलते हैं उसको। डिस्क को धारण करने वाला क्या होता है? ये हमारा डिस्क ड्राइव होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, लेजर प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस के रूप में निर्देशित किया जाता है? लेजर प्रिंटर का रिजोल्यूशन डीपीआई के रूप में नापा जाता है। डीपीआई के रूप में मापा जाता है। किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा उसकी प्रिंट क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, मैग्नेटिक टेप को स्टोरेज क्षमता निर्भर करती है। मैग्नेटिक टेप को स्टोरेज क्षमता निर्भर करती है, ये करती है हमारी सरफेस के ट्रैक पर या ट्रैक के बिट पर या डिस्क सरफेस के डिस्क पर पैक पर। ये चीज़ हमारी उपरोक्त सभी सही रहेगा। इसका हमारा आंसर ये सभी पे डिपेंड होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद हमारे मेमोरी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे हम मेमोरी वाले पार्ट से। भंडार की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ये हमारी सबसे छोटी इकाई रहेगी हमारी बिट। भंडार की सबसे छोटी इकाई है बिट। यह 0 अथवा 1 को स्टोर रखने में सक्षम तथा कंप्यूटर को डेटा 0-1 की श्रृंखला में ही स्टोर होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, भंडार की मानक इकाई कौन सी है? ये रहेगी हमारी बाइट। भंडार की मानक इकाई रहेगी हमारी बाइट। एक बाइट होता है हमारा 8 बिट के बराबर होता है। कंप्यूटर में भंडारण को हमेशा बाइट में मापा जाता है क्योंकि यह मानक इकाई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, ये रहेगा, 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? 1 टेराबाइट होता है हमारा ये 1 टेराबाइट 2 की पावर 20 मेगाबाइट के बराबर होएगा। यहाँ से देखिए कैसे करेंगे हम इसको। 1 TB हमारा क्या होता है? 1024 GB के बराबर, और 1 GB हमारा होता है 1024 MB के बराबर। तो इसके हम गुणा कर लेंगे और 1 TB हमारा होएगा फिर 2 की पावर 10 GB के बराबर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा सी ऑप्शन वाला, सी बी वाला। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 GB में कितनी बाइट्स होती हैं? 1 GB में हमारी बाइट्स होती हैं 1024 की पावर 3। 1 GB में कितनी बाइट्स होती हैं? 1024 की पावर 3। 1 MB में 1024 KB और 1 KB में 1024 बाइट। तो 1 GB में हमारी 1024 की पावर 3 हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहेगा हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी इनमें से कौन सी है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, क्योंकि CPU को सीधा डेटा भेज सकता है तथा डेटा को प्राप्त कर सकता है। CPU उसी डाटा पर कार्य करता है जो रैम में हो, अतः यह मुख्य भंडारण मेमोरी है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, ये रहे हमारा, कौन सी भंडारण इकाई सबसे तेज CPU को डेटा भेजकर CPU में डेटा ग्रहण कर सकती है? हमारी रहती कैश, ये रहती है हमारी CPU रजिस्टर। सबसे तेज़ ये डाटा वगैरह भेजते हैं रजिस्टर होते हैं। भंडारण की सबसे तेज़ व सबसे छोटी इकाई है और सबसे बड़ी इकाई रहेगी हमारी हार्ड डिस्क। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक भंडारण के बारे में कौन सा तथ्य सही है? ये रहेगा हमारा बी। इसका ऑप्शन आएगा हमारा, यह CPU से सीधा जुड़ा होता है। प्राथमिक भंडारण वाला क्या होता है? ये हमारा CPU से डायरेक्टली जुड़ा होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
इनमें से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? वोलेटाइल मेमोरी ये रहेगी हमारी रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है। इसका अर्थ यह है कि पावर के ऑफ होने पर इसमें संचित डेटा नष्ट हो जाता है। कंप्यूटर को दोबारा ऑन करने पर जो भी एप्लीकेशन उस पर चलाया गया है वह रैम में आता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखिए हमारा ये क्या रहेगा। स्टैटिक रैम का प्रयोग किया जाता है। स्टैटिक रैम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? ये कैश मेमोरी के रूप में स्टैटिक रैम का प्रयोग कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, जिससे अधिक समय तक अपने डाटा को नष्ट नहीं होने देती तथा कम पावर का प्रयोग करती है। इन्हीं गुणों के कारण इसका उपयोग कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। ये अगला क्वेश्चन देखिए हमारा ये रहेगा, कंप्यूटर में कैश मेमोरी की आवश्यकता है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी की आवश्यकता है। क्यों है कैश मेमोरी की आवश्यकता? सीपीयू तथा रैम के बीच की गति के अंतर को कम करने के लिए। सीपीयू तथा रैम के बीच के अंतर को कम करने के लिए, क्योंकि डाटा जल्दी इजीली कंप्यूटर तक भेजा जा सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा ये कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी का सीपीयू तथा रैम के बीच में प्रयोग होता है हमारा। कैश मेमोरी का प्रयोग कहाँ पे होता है? रैम के बीच में, क्योंकि डाटा को जल्दी कंप्यूटर के पास भेजा जाए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा हमारा EPROM क्या है? EPROM है ये हमारा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी सही आंसर रहेगा इसका ए आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये है हमारा कंप्यूटर में किस भंडार का प्रयोग उस डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, जो कभी नहीं बदलता? ये होता है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर का भंडारण है जो डेटा का स्थायी रूप से स्टोर रखता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, हार्ड डिस्क की नीति को नापने की यूनिट कौन सी है? हार्ड डिस्क की गति को नापने की यूनिट कौन सी रहेगी हमारी? हार्ड डिस्क की गति को मापने की यूनिट रहेगी ये रहेगी हमारी RPM। RPM का मतलब रोटेटिंग पर मिनट, कितनी बार रोटेट हो रही है वो। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन आएगा हमारा DVD की फुल फॉर्म क्या है? DVD की फुल फॉर्म रहेगी हमारी डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा हमारा ये है, एक नॉर्मल ब्लू रे डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी है? एक नॉर्मल ब्लू रे डिस्क जो होती है BRD का मतलब ब्लू रे डिस्क की भंडारण क्षमता ये कितनी रहेगी हमारी? ये रहेगी 25 GB तक। ब्लू रे डिस्क की भंडारण क्षमता 25 GB। इसका प्रयोग मुख्यतः हार्ड डेफिनेशन तथा अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वीडियो को स्टोर करने के लिए किया जाता है। और BRD 25 GB, 50 GB, 100 GB तथा 128 GB की बढ़ाने क्षमता के साथ आती है। ठीक है, ये याद रखिए 25 का मल्टीपल होता है, ये लास्ट में 128 याद रखिए आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, खालिस्तान बिलियन कैरेक्टर्स को दर्शाता है। इनमें से कौन सा बिलियन कैरेक्टर को दर्शाता है? ये रहेगा हमारा गीगाबाइट। गीगाबाइट बिलियन कैरेक्टर्स को दर्शाएगा। आप ये याद रखिए, वह इनका तरीका भी होता है एक निकालने का, उसको आप देख लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक बाइट के आधे भाग को कहा जाता है। एक बाइट के आधे भाग को क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे निब्बल।
एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है और एक निबल क्या होता है 4 बिट के बराबर का होता है हमारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, वह टेम्पोरेरी मेमोरी कौन सी है जो एक प्रोसेसर को हाई स्पीड डाटा एक्सेस मुहैया कराती है। हाई स्पीड डाटा ये करवाती है कौन सी, कैश मेमोरी वाली। तो सही आंसर रहेगा हमारा कैश मेमोरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कौन सा है, और ये होती है हमारी सीपीयू और रैम के बीच में स्थित होती है कैश मेमोरी। इनमें से कौन सी मेमोरी के माप की इकाई नहीं है। मेमोरी ये टीबी हमारी मेमोरी मापी जाती है, पीबी, टेराबाइट, जीबीबी और डीबी नहीं होती भाई हमारी, ये डीबी, ये हमारा इसका आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा है, 220 बाइट्स इनमें से किसके बराबर हैं। 220 बाइट नहीं, 220 बाइट नहीं, ये हमारी 2 की पावर 20 बाइट्स हैं। ये रहेगा हमारी 1 MB के बराबर रहेगी हमारी, ये हमारी है 2 की पावर 20। 1 MB होता है 1024 KB और 1024 गुणा 1 KB होता है हमारा 1024 बाइट के बराबर। तो इनके गुणा कर लेंगे और इससे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा हमारा आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक फ्लॉपी डिस्क नियंत्रण बोर्ड रिवीजन केबल के तारों की संख्या। एक फ्लॉपी डिस्क नियंत्रक बोर्ड रिबल केबल की तारों की संख्या कितनी होती है, ये हमारी होती है 33। सही ऑप्शन रहेगा हमारा डी खाली। अगला क्वेश्चन देखिए आप कौन सा है, ये रहेगा हमारा 70 सेकंड के रंगीन मॉनिटर वाले पीसी को यूपीएस की खालिस्तान आवश्यकता होती है। यूपीएस की आवश्यकता होती है कितने, 600 VA की आवश्यकता रहेगी इसमें। ये हमारे कलर में ऐसे क्वेश्चन आए थे भाई, इनका कोई पता ही नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान मेमोरी परिपथ का एक प्रकार है जो बूट लोडर जैसे कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर को धारण करता है। तो कौन सा मेमोरी का एक प्रकार है जो बूट लोडर जैसे कंप्यूटर सिस्टम को सॉफ्टवेयर को धारण करता है, ये रहेगा हमारा रोम। रोम क्या है, हमारी स्थायी मेमोरी है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गैर वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है। गैर वोलेटाइल रोम, गैर वोलेटाइल कौन सा रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा रोम। रोम क्या है, गैर वोलेटाइल, जो कभी नष्ट नहीं होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, मुख्य स्मृति को इस नाम से भी जाना जाता है। मुख्य स्मृति को प्राथमिक स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, रजिस्टरों का आकार जो कभी कभी खालिस्तान कहलाता है। किसी दिए गए समय पर कंप्यूटर जिस आंकड़ों पर साथ कार्य कर सकता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम वर्ड आकार। रजिस्टरों के आकार को वर्ड आकार भी कहा जाता है। वर्ड आकार 6 ये रहता है हमारे 8, 16, 32, 64 बिट का हो सकता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, एक टेम्पोरेरी मेमोरी है जो कंप्यूटर को बंद किए जाने पर सूचना को गंवा देती है, ये होती है हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कंप्यूटर बंद होने पर सूचना को क्या करती है, गंवा देती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, सीपीयू का कार्य निष्पादन प्राय मापा जाता है। ये सीपीयू का कार्य निष्पादन MIPS में मापा जाता है भाई, और इसका MIPS की फुल फॉर्म रहेगी हमारी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, हार्ड डिस्क खालिस्तान में एक छोटा कार्यक्रम चलाता है जब आप कंप्यूटर आरंभ करते हैं। तो क्या चलाता है ये हमारा? बूट सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर चलाएंगे तब बूट होएगा। तो ये हमारा ऑप्शन है, इसका रहेगा बी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बैकअप के रूप में जो स्थान कार्य करता है। बैकअप के रूप में वर्चुअल मेमोरी हमारा काम करती है वही। कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बैकअप के रूप में वर्चुअल मेमोरी काम करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहेगा हमारा, डिस्क ड्राइव के रीड राइट हेड को डिस्क पर निर्देशित स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाला वांछित समय ये क्या होता है? ये रहेगा हमारा टर्न आउट टाइम। ये भी नहीं होता, ये होता है सिंक टाइम। सिंक टाइम होता है ये हमारा, क्या रहेगा? सिंक टाइम। सिंक टाइम वह टाइम है जो रीड राइट हेड को वांछित डाटा तक ले जाने लगता है, सिंक टाइम। इसके बाद देखिए अगला चैप्टर आ गया हमारा, डिजाइनिंग टूल्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, किस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम पर कंप्यूटर सबसे तेज़ गति में कार्य करता है? ये हमारा रहेगा इसमें मशीनी भाषा में। मशीनी भाषा में जो हम उसको प्रोग्राम लिख के देंगे तो ये बहुत ज़्यादा गति से काम करेगा भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, इसका क्या है, इनमें से कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है? यह रहेगी हमारी उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है क्योंकि इसमें कोड को दैनिक प्रयोग में आने वाली भाषा से मिलती जुलती भाषा जैसे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इन भाषाओं को सीखना था प्रयोग करना आसान होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? ये थी हमारी प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा थी हमारी फोर्ट्रन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज। इसका विकास 1957 में IBM 704 कंप्यूटर के लिए किया गया था। IBM 704 कंप्यूटर के 1957 में इसका प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, ASCII की फुल फॉर्म ये रहेगी हमारी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद रखिए आप, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आएगा इसके अंदर, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, असेंबलर इनमें से क्या है? असेंबलर क्या है? असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? याद रखिए असत्य। असेंबलर असेंबली भाषा को बाइनरी में बदलता है, ये हमारा सही रहेगा। असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम लिखना मशीन भाषा में लिखने से आसान है, ये भी सही रहेगा। असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम कंप्यूटर सीधा समझ सकता है, ये हमारा इसका गलत रहेगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, कंपाइलर। कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है, ये क्या करता है? कंपाइलर क्या करता है हमारा? प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए, ये मशीनी भाषा में बदलता है किसी प्रोग्राम को, कंपाइलर का यूज़ करते हैं हम। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटरप्रेटर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या होता है? ये हमारा ये प्रोग्राम की एक के बाद एक लाइन को मशीनी भाषा में बदलता है। इंटरप्रेटर तथा इंटरप्रेटर दोनों उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलते हैं। इंटरप्रेटर एक के बाद एक लाइन को मशीनी भाषा में बदलता है, तो सही आंसर रहेगा हमारा इसका बी आंसर।